अब सुन रहे हैं सांसद वाणी। नमस्कार। द सूत्र के खास कार्यक्रम सांसद वाणी में आज हमारे साथ हैं विदिशा के पूर्व सांसद राघव जी भाई। आज हम उनसे जानेंगे कि संसद में उस दौर में 70-80 के दशक में क्या होता था, कैसे संसद की कार्यप्रणाली पूरी चलती थी, वरिष्ठ नेताओं का कैसे मार्गदर्शन उन्हें मिलता था और क्या कुछ होता था। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि उन्हें पहला 1977 में जब पहली बार टिकट मिला जो है, और वो क्या क्या कुछ हुआ था। देखिए, 1977 का जो चुनाव हुआ था वो आपातकाल के तुरंत बाद हुआ था। मैं 19 महीने आपातकाल में रहा। करीब जनवरी के अंत में रिहा हुआ था 1977 में, और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो चुनाव लड़ने का पार्टी ने भी निर्णय कर लिया कि लड़ना चाहिए। बीच में विवाद चल रहा था कि लड़ना कि नहीं लड़ना, लेकिन फिर ये तय हुआ सभी पार्टियों का, विपक्ष पार्टियों का, कि लड़ना है। तो लड़ने का तय हुआ। अब उम्मीदवार की खोज शुरू हुई। विदिशा में चूंकि किसी भी उम्मीदवार के बारे में चयन होता है तो वो मुझसे पूछा जाता रहा है उन दिनों में। तो मुझसे पूछा गया। कुशाभाऊ ठाकरे इस सब काम को देख रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव लड़ना है। और उनका तो कहना यही था कि आपको लड़ना है। तो मैंने कहा, मैं तो मीसा में रहा हूँ, अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई गई है, पैसा न होने की वजह से अपन चुनाव हार जाएं ये अच्छा नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ किसी और को तैयार करने की। फिर इसके बाद हमने कोशिश की। कुछ पार्टी के संपन्न लोगों से बात की। एक जगदीश अरोड़ा थे, संपन्न थे, पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता भी थे। दूसरे एक अवधनारायण जी उपाध्याय भी थे, वो भी संपन्न व्यक्ति थे। उन दोनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो आपातकाल से डरे हुए थे। इसलिए उनको लगा कि चुनाव फिर इंदिरा गांधी जीतेगी और फिर परेशानियां होंगी, भुगतना पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने एक निर्दलीय व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन नगर सेठ के बेटे थे वो, राजेंद्र जैन करके, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबू तख्तमल जी से पूछ के बताता हूँ। उस वक्त बाबू तख्तमल जैन पुराने मुख्यमंत्री रहे मध्य भारत समय के। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया होगा। उन्होंने कहा, नहीं मत लड़ो तुम, जनता पार्टी से लड़ना ठीक नहीं है। तो वो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर मैंने ठाकरे जी से कहा कि अब आप और कोई उम्मीदवार ढूंढ लो, कोई तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक बैठक बुलाई यहाँ पर, करीब 100 लोग आ गए थे धर्मशाला में, और वो बात चली। तो वहाँ कार्यकर्ताओं की राय जानी गई। तो कार्यकर्ताओं ने सभी ने एक स्वर से कहा कि राघव जी को लड़ाओ चुनाव, और कोई लड़ेगा नहीं, जीत भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा। और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था मैंने। पैसा था नहीं। तो उन दिनों में वातावरण तो अच्छा था, अनुकूल था। श्रीमती इंदिरा गांधी खिलाफ था, आपातकाल के खिलाफ था, और इसीलिए वातावरण अच्छा था, लेकिन पैसा शुरुआत में नहीं था। तो फिर ये तय हुआ कि कलेक्शन करेंगे, लोगों से इकट्ठा करेंगे और लड़ेंगे चुनाव। तो पहली सभा करने के लिए आरिफ बेग यहाँ आए। तो उस वक्त भी ये सिस्टम हमने शुरू कर दी थी कि सभाओं में खर्चा वहीं चंदा इकट्ठा करके करेंगे। तो आरिफ बेग की सभा में भी जोली फैलाई। सभा के बाद कोई 1500 रुपये इकट्ठे हुए। फुटकर 1,000, 10, 20, 15, 5 रुपया, 1 रुपया ऐसा लोगों ने डाला। जनता बहुत थी, लेकिन 1500 रुपये इकट्ठा हुआ। हमारा सभा का खर्च उन दिनों में बहुत कम हुआ करता था। उस सभा का खर्चा मुश्किल से 400-500 का हुआ होगा। 1500 हुआ तो हमें खुशी हुई कि चलो इस तरह से खर्चा निकल रहा है।
फिर जहाँ जहाँ कार्यक्रम करने जाते थे वहाँ लोग टीका करते थे, तो कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये ऐसे देते थे, तो वो भी इकट्ठा हुआ। फिर मोरारजी भाई देसाई आए यहाँ पर सभा करने के लिए, सबसे बड़े नेता वो ही आए थे यहाँ सभा करने के लिए, और उधर से रायसेन से सभा करते हुए विदिशा आए। तो विदिशा में भी सभा हुई, अच्छी जनता इकट्ठी हुई थी, और उसमें भी जोली फैला के कार्यकर्ता निकले सभा के समाप्ति के बाद। तो उसमें करीब 9,000 रुपये इकट्ठा हुआ, 9,000 से कुछ ज़्यादा ही था। तो बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उस सभा का खर्चा 1,000-1,500 होगा। तो ऐसा लगा कि काम बनेगा। तो जगह जगह पे ऐसे पैसा इकट्ठा होता था। फिर हमारे कुछ रिश्तेदार मुंबई में हैं, तो हमारी एक टीम वहाँ, हमारे रिश्तेदारों की एक टीम ने मुंबई में कुछ कलेक्शन किया। वो 2-3 लाख रुपया वहाँ से भी इकट्ठा होके आ गया। और यहाँ पर वैसे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ तो सभाओं में वो पैसा इकट्ठा हो ही जाता था, टीका करते थे उसमें पैसा मिलता था। खर्चा हमारा बहुत सीमित था, सिर्फ गाड़ी और उसके डीजल का खर्चा और छपाई का खर्चा, यही कुछ खर्चा था। कार्यकर्ताओं को कोई पैसा देना नहीं पड़ता था। इसीलिए वो सुना मैं समझता हूँ 5-6 लाख रुपए में संपन्न हो गया। चंदा कितना इकट्ठा हो गया था? चंदा भी इतना ही हुआ इसे, बल्कि आखिर में तो मेरे पास कुछ ऑफर आया कि हम पैसा भेजना चाह रहे हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार वगैरह। मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा इतने से। ये भी हमें कहना पड़ा कि अब हमें आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग तो चंदा ऐसा भी देते थे, यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग थे। मुझे याद है कि एक व्यापारी सज्जन थे, हमारे परिचित थे, अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने कहा, हम बैठे थे, कहने लगे नहीं जरा पीछे चलो, एक गली में से पीछे ले गए, और पीछे ले जाके उन्होंने कोई 1,000-2,000 रुपये उन्होंने, या 5,000 रुपये जो भी थे उन्होंने चुपचाप दिए। कहने लगे आप किसी से कहना नहीं है, रखो। तो ऐसे चंदा देने वाले भी लोग थे कि वो अपना नाम पता न पड़े, लेकिन आपको जीतना चाहिए, ऐसा भाव रखने वाले थे। मेरे खिलाफ में भोपाल के गुफरान आजम थे, कांग्रेस के बड़े यूथ नेता थे, और उनकी ख्याति भी थी। उनको मेरे मुकाबले में चुनाव लड़े। खैर चुनाव हुआ, सब जगह कार्यकर्ताओं को वो चुनाव एक ऐसा लगा मुझे कि कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे, जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता खुद अपने होकर क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ झंडे लेना है तो खुद ही बना लेते हैं, खुद ही लगा लिए। लिखना है दीवारों पे तो खुद ही, ज़्यादा खर्चा तो वॉल राइटिंग होती थी, स्टेंसिल लगते थे, झंडे लगते थे, ये खर्चा प्रचार का खर्चा होता था। हाँ, तो ये कम से कम खर्चे में वो चुनाव में 5-6 लाख रुपये लगा। इससे हमारा पूरा पैसा इकट्ठा हुआ, हमारी जेब से कुछ पैसा लगा नहीं उसमें। तो चुनाव 1,27,000 वोटों से जीते हम चुनाव। 8 विधानसभा में जीते, 8 विधानसभा जीत गए, पहुंच गए लोकसभा में। पहला ही मौका था लोकसभा देखने का भी और उसमें बैठने का भी, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी, एक्साइटमेंट भी था। तो खैर रहे हम वहाँ, और फिर काम शुरू कर दिया। वो उस वक्त हमको फ्लैट मिला था नॉर्थ एवेन्यू में। नॉर्थ एवेन्यू में उसमें 3 कमरे थे, लैट्रिन बाथरूम थे, ऐसे फ्लैट थे। एक उस बिल्डिंग में 4 फ्लैट थे, 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह की थी। तो वो था हमारे लिए पर्याप्त था। और पैदल ही हम वहाँ से अक्सर पैदल, या फिर बस चलती थी पार्लियामेंट की एक बस, तो उसमें चले जाते थे, उसमें पैसा लगता नहीं था। या फिर पैदल चले जाते, पैदल भी कोई ज़्यादा दूर नहीं था, आधा किलो पौन किलो ऐसा, इतनी दूर था, तो किलोमीटर चले जाते थे, पैदल चले जाते थे। गाड़ी कोई हमारे पास थी नहीं, आखिर तक नहीं रही। तो इस तरह से हमने वो पहला सत्र निकाला, लगन से काम भी किया। बोलने का अवसर जब जितना मिलता था थोड़ा ही मिल पाता था, लेकिन हम बोल देते थे। ख़ास तौर से
वित्तीय मामलों में बोलने का, क्योंकि मैंने M.Com LLB किया हुआ है और टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो विषय मुझे देते थे तो मैं बोलता था उसमें। लेकिन लोकसभा में भाषण करने की से ज़्यादा महत्व उस वक्त मुझे जो जिसमें दिलचस्पी लगी वो ये है कि कमेटी की मीटिंग जो होती थी, कमेटी बनती थी, उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होती थी, एक कंसल्टेटिव कमेटी होती थी। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कोई लोकसभा स्पीकर नियुक्त करता था, वो होता था, और कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हमने उसमें ज़्यादा विशेष रुचि ली। मैं फाइनेंस कंसल्टेटिव कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में रहा, और एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, उसमें लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, मेरा नाम ही सिलेक्ट किया, उन्होंने मुझे भेजा उसमें, तो उस कमेटी में भी मैं था। और बीच में जो और कमेटियाँ बन जाती थी तो मेरा नाम आ जाता था। सेंट्रल हॉल में किस तरह से आपकी बड़े नेताओं से बातचीत? सेंट्रल हॉल में तो हम अपने मित्रों के साथ बैठे रहते थे। कभी कोई बड़ा नेता अगर आ गया तो उसके आसपास थोड़ी चर्चा उनसे कर लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से अपने प्रदेश के लोगों से और उनके साथ ही बैठा करते थे। और बड़े लोग भी अगर आ गए, जो नेता लोग, चंद्रशेखर जी आ गए, तो कभी जॉर्ज, सत्ता पक्ष के लोगों से ज़्यादा मुलाकात होती थी सेंट्रल हॉल में, और गपशप होती थी, वहाँ चाय काफ़ी चलती रहती थी। कमेटी के मीटिंगों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, हालांकि और सांसद इतना दिलचस्पी नहीं लेते थे, और इसीलिए वो स्टैंडिंग कमेटी 45 सदस्यों की होती थी, एक 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से हुआ करते थे, लेकिन उपस्थिति मुश्किल से 8-10 की रहा करती थी। लेकिन मैं सब मीटिंगों में उपस्थित रहता था। और दिलचस्प बात ये थी कि उसके चेयरमैन थे ज्योतिर्मय बसु, वो CPIM के थे। वे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति और बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति थे। पश्चिम बंगाल से आते होंगे? पश्चिम बंगाल से आते थे, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब इस तरह से हैंडल करते थे, और इतनी विद्वतापूर्ण भी थे, वो अनुभवी थे। इस नाते से मैं बराबर मीटिंग में उपस्थित रहता था, और इस कमेटी के टूर्स भी होते थे पूरे हिंदुस्तान में। कोई सब्जेक्ट होता था उससे पूरे हिंदुस्तान भर में दौरे भी होते थे, वहाँ से भी जानकारी लेते थे, वहाँ भी मीटिंगें करते थे। तो मैं सब मीटिंगों में जाता था, और ज्योतिर्मय बसु से भी अच्छे संबंध हो गए थे। कुछ और हमारे सदस्य थे, उनसे भी अच्छे संबंध रहे, और हमने उसमें पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया। ये तो कमेटी की बात हो गई। कंसल्टेटिव कमेटी तो मैं फाइनेंस ही थी मेरी, तो मैं उसमें जाता ही था। स्टैंडिंग कमेटी भी फाइनेंस थी, तो उसमें भी जाता था मैं। एक बात यह है कि मुझे विधानसभा और लोकसभा में काफ़ी फर्क दिखा, क्योंकि ज़्यादा तथ्यपरक और विद्वतापूर्ण भाषण वहाँ पर हुआ करते थे। स्टडीड भाषण होते थे, स्टडी करके, अध्ययन खूब करते थे उस समय के सदस्य। अध्ययन भी करते थे। जो अध्ययन नहीं करते थे उनका भाषण तो ऐसे समझ आता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अध्ययन करके आते थे, अध्ययन करके आने से ही ज़्यादा ठीक रहता था। अटल जी भी अध्ययन करके ही आते थे, बाकी भी लोग, अडवाणी जी वगैरह सब अध्ययन करके आते थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई से भी काफ़ी कुछ, कितना परिश्रमी थे और कितना दिलचस्पी रखते थे और समय देते थे। एक बार मैं कोई भी पत्र भेजता था, उसका उत्तर जरूर आता था, 4-5 दिन के अंदर ही आ जाता था, सील लिफाफे में आता था उनका उत्तर। एक बार बम्बई से डेलीगेशन आया मिलने के लिए कि मोरारजी देसाई से मुलाकात करवा दो। हमारे मित्र थे वो लोग, रिश्तेदार थे। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। तो उनसे टाइम मांगा। सर्दी के दिन थे, यही जनवरी दिसंबर के, तो उन्होंने सुबह 5 बजे का टाइम दिया। अब दिल्ली की सर्दी और 5 बजे मिलना मुझे कैसे संभव होता था? तो कह लगा 5 बजे वो भी कहाँ तैयार हो पाएंगे और कैसे बात होगी? तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने दिया है तो वो बहुत पंक्चुअल है टाइम पे। तो हम बराबर 4:30 बजे घर से निकले। अब 5 बजने में 5-10 मिनट से तभी पहुँच गए। लेकिन आश्चर्य हुआ कि वो बिल्कुल तैयार, फ्रेश होकर बैठे हुए थे वहाँ पर रिसीव करने के लिए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात रही कि हम कभी इसके बाद भी कभी ऐसी कल्पना नहीं हुई कि कोई
ऐसे समय में बुलाएगा और वो तैयार होकर बिल्कुल टाइम पे बैठा हुआ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए आने वाले भी बहुत इम्प्रेस हुए उससे कि देखिए प्रधानमंत्री जी कितना चिंता करते हैं। उस समय की अद्भुत घटना टाइप रही है, सुबह 5 बजे मिलना अपने आप में 5 बजे सर्दी के दिनों में और दिल्ली जैसी सर्दी में मिलना तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री समय दिया था तो हमको जाना ही था और गए हम लोग तैयार होके। वो तो तैयार मिले, नहा धो के बैठे हुए थे। तो ये बात हुई। दूसरा घटनाक्रम जो चला वो ज़्यादा दिलचस्प था। दिलचस्प इस मायने में था कि बाद में जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी और ये मुद्दा भी उठा कि दोहरी सदस्यता वाला मुद्दा उठा। बड़ा वाद विवाद भी उसके अंदर हुआ कि आरएसएस के भी सदस्य हैं, पार्टी के भी सदस्य हैं दो। तो हम लोगों ने कहा कि आरएसएस अलग चीज़ है, आरटी वो राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन वो कुछ लोग मन बना के ही बैठे हुए थे, समाजवादी पार्टी के लोग और उस तरह के लोग जो थे। चंद्रशेखर अध्यक्ष थे उस पार्टी के, तो वो अध्यक्ष थे, तो वो उनका रुझान भी उन लोगों की तरफ ही ज़्यादा था थोड़े से। तो कुल मिला के वो पार्टी में खटास आ गई। अविश्वास प्रस्ताव आया मोरारजी देसाई के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव में भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई से फिर ये आग्रह भी किया कि आप इस्तीफा दे दो। ठीक है, ठीक, कुछ भी हो। बहरहाल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जगजीवन राम जी को नेता चुन लिया गया। तो जगजीवन राम जी ने भी मीटिंग करी, सब कुछ किया। जगजीवन राम जी विदिशा भी आए थे मेरे आग्रह पर। बहुत बड़े नेता थे और बहुत विद्वान भी थे। बिसाइड ये कि वो एक अनुसूचित जाति के थे, इसके बाद भी विद्वता में कोई कमी नहीं थी और अनुभव में कोई कमी नहीं थी। सरकार बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्ताक्षर शुरू हुए थे बहुमत बताने के लिए और हस्ताक्षर चल रहे थे। इसी बीच में राष्ट्रपति जी ने लोकसभा भंग कर दी और घोषणा कर दी। तो ये एक इसलिए भी लगा कि राष्ट्रपति ने भी इसमें गड़बड़ की। अच्छा। हाँ, कि ये उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। राष्ट्रपति क्या, स्पीकर भी गड़बड़ थे उस वक्त। तो ये सब बातें ऐसी चली कि संजीव रेड्डी थे उसमें। तो फिर वो काफ़ी कुछ नाराज़गी हुई, लोग चरण सिंह को अध्यक्ष बना दिया। चरण सिंह उनके साथ मिल गए थे, इंदिरा गांधी के साथ। तो ये ऐसी घटनाक्रम चला, बहुत तेज़ी से चला वो, कि शायद फ्लोर पे जगजीवन राम जी बहुमत सिद्ध कर भी सकते थे, लेकिन वो जगजीवन राम की घोषणा कर दी। जगजीवन राम की जगह चरण सिंह जी की घोषणा कर दी गई। चरण सिंह जी पहले ही दिन फेस नहीं कर पाए लोकसभा को। यानी जब घोषणा कर दी थी तब सेशन होने में टाइम था, तो मुख्य प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 2-1 महीने की देरी थी सेशन होने में। तो सेशन होते होते सेशन जिस दिन शुरू होना थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो वो पहले ही दिन जाके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और लोकसभा भंग हो गई। क्योंकि चरण सिंह के बाद ये चली थी कि नहीं, हम क्लेम करेंगे, जगजीवन राम को बनाएंगे, ये सब घटनाक्रम चला और अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, लेकिन वो नहीं माने और भंग कर दी गई। शायद बहुमत सिद्ध कर सकते थे जगजीवन राम, लेकिन वो नहीं हो पाया और इस तरह से वो कोई 2.5-3 साल में ही भंग हो गई। ये रहा। तो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से घूमा उन दिनों में। यानी इतने बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली पार्टी टिक नहीं पाई, सिर्फ अंतर कलह की वजह से। तो ये एक दुखद बात थी और इसका दुख भी जनसंघ का बड़ा ग्रुप था उसमें। सबसे बड़ा ग्रुप जनसंघ का ही था, जो जनता पार्टी थी उसमें। तो अटल जी बहुत दुखी हुई जब जनसंघ के कुछ कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। उसके अंदर
जब बात हुई तो एक तरह से आंसू आ गए उनके कि ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी, इतना इतना संघर्ष करने के बाद जीते और इस तरह से सरकार चली गई। तो वो एक दृश्य था जो बड़ा भावुक दृश्य था, लेकिन वो हमने अपनी आंखों के सामने देखा उसको। हम 20-25 लोग ही बैठे थे। क्या हुआ कि इस बीच में संसदीय दल की, जो जनता पार्टी का संसदीय दल था, उसकी कार्यकारिणी भी गठित हुई थी। मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे उसके। उस कार्यकारिणी में भी पार्टी ने मध्य प्रदेश से मेरा नाम भेजा था, तो मैं उस कार्यकारिणी में भी था। तो बीच बीच में जो मीटिंग होती थी तो कार्यकारिणी में हम जाते थे और मोरारजी देसाई उसकी अध्यक्षता करते थे। तो अब कुछ कहने लगे मोरारजी देसाई का लचीलापन नहीं था इसलिए टूटी। मोरारजी देसाई ने फिर लोग सभी सांसदों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने इस बात को कहा भी कि देखिए क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। मैंने तो इतना अपने आप को बदला कि अटल जी और आडवाणी जी के कहने से मैंने चरण सिंह को वापस लिया, हटा दिया था उनको, एक बार मंत्री पड़े से हटा दिया। इनके कहने से ही मैंने वापस लिया। और राष्ट्रपति के चुनाव में और स्पीकर के चुनाव में भी इनके कहने से मैंने अपना उम्मीदवार वापस लेके इनके उम्मीदवार को मान्य किया, जबकि मेरा अनुभव था कि ये गड़बड़ हो सकती है, ये गड़बड़ कर सकते हैं। उन्होंने पूरे उसमें बीच में ही कहा सबसे। 100-200 लोग बैठे थे, सांसद थे सब। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता था, मैंने जितना झुक सकता था मैंने वापस लिया, चरण सिंह को वापस लिया। इसके बाद भी चरण सिंह कांग्रेस में जाके मिल गए। अगर नहीं लेते वापस तो फिर मंत्री नहीं बनते, तो शायद उनके साथ इतना समर्थन नहीं जुटता। तो ये सब बातें हुई। बाकी ये कुल मिला के वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि जनता पार्टी नहीं चल पाई। अटल जी, जैसा आपने बताया कि अटल जी भावुक हो गए, तो उन्होंने भावुक हो गए, आंसू आ गए उनके आंखों में। बिल्कुल कह लगे ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना संघर्ष किया, इमरजेंसी की त्रासदी भुगती, सब कुछ किया, लेकिन पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह से हमको ये सरकार गंवाना पड़ी। कौन लोग थे वो जिनने अंतर्कलह में भूमिका निभाई? ज़्यादा समाजवादी थे। हाँ, मोस्टली समाजवादी लोग ही थे उसमें, जिसमें राजनारायण भी थे, माधुली में भी थे, क्योंकि उस वक्त उनकी भी संख्या ठीक, तो पार्टी को तोड़ने के लिए तो काफ़ी थी वो। और फिर कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन दे दिया। और मोरारजी देसाई का तो कहना था कि मैंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं है, कि कभी झुकता नहीं था, लेकिन आप लोगों के कहने की वजह से मैंने इतनी लचीलापन अपनाया, मैंने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार छोड़ा, मैंने चरण सिंह जी को वापस मंत्री बना दिया। ये सब होने के बाद भी हम अपनी सरकार नहीं बचा सके। तो ये घटनाक्रम, ये उस 77 की लोकसभा की विशेषता रही। अस्थिरता का माहौल रहा लगातार। अस्थिरता के पार्टी के अंदर, सत्ता पार्टी में अस्थिरता हो गई थी, उनमें ही विवाद खड़ा हो गया। अब ये खड़ा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई जनसंघ का प्रधानमंत्री नहीं था, जनसंघ का कोई अध्यक्ष नहीं था। अध्यक्ष चंद्रशेखर थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो संगठन कांग्रेस के लोग थे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, उसमें जनसंघ था। जनसंघ का भी एक अच्छा ग्रुप करीब रहा होगा, 90 लोगों का रहा होगा। तो इसलिए जनसंघ को दोषी कोई ठहरा नहीं सकता था। तो अटल जी ने तो उस वक्त यही बताया कि मैं कोई मंत्री बनने की बहुत इच्छुक नहीं था। मैंने तो कहा था कि चलो संगठन कोई संभालने वाला नहीं, तो मुझे संगठन का काम सौंप दो। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमने तो पार्टी को बचाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन लोग अड़ गए इस बात के लिए, नहीं बना। तो इसीलिए बात बनी नहीं। पार्टी 2 दलों में बट गई। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार चली गई। इतने अच्छे बहुमत से बनी हुई सरकार चली गई। इसी बीच में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का मामला चला, वो भी गिरफ्तार की गई, तो इंदिरा गांधी के साथ सहानुभूति बढ़ गई, वो भी सहानुभूति बढ़ गई।
वो भी घटनाक्रम इसी, यानी घटनाक्रम वाला वो सत्र था 2-2.5 साल का जो भी रहा, काफ़ी चढ़ाव उतार हुए। ये उसकी विशेषता थी। दूसरा कार्यकाल फिर आपका? फिर इसके बाद मैं 84 में 80 में चुनाव हुआ, तो 80 में चुनाव लड़ा। 80 का चुनाव तो भी मैं हार गया, शायद 9,000 वोट से, और 84 का हार गया मैं 5,000 वोट से। और हारा क्यों, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि अकेली बुधनी क्षेत्र से, जो इसमें 8 सीटों में शामिल थी, अकेली दोनों बार उस सीट से हम 15,000 वोटों से हारे। अच्छा। हाँ, तो अगर वो बुधनी की हार निकाल दो तो जीती थी। अब यही शिवराज जी संभाल रहे थे वहाँ। बुधनी बिल्कुल अलग सलग थी, मेरे टच में ज़्यादा थी नहीं वो बुधनी सीट, क्योंकि विदिशा रायसेन में तो कोई दिक्कत थी नहीं, और बुधनी बिल्कुल अलग सलग थी। तो अलग सलग होने की वजह से ये नुकसान उससे हुआ। दोनों बार हम हारे, एक बार 5,000 से, एक बार 9,000 वोट से। सबसे कम वोटों से हारने वाली सीट उस वक्त विदिशा थी, बल्कि बीबीसी ने तो ये कह दिया था कि विदिशा ही अकेली एक ऐसी सीट है जिसमें जीत रहे हैं भाजपा वाले ने। लेकिन वो उसकी वजह से भी कुछ कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे जीत रहे हैं, तो क्योंकि 1,27,000 वोटों से जीते थे, क्या उस वक्त जीत गए तो अब क्यों नहीं जीतेंगे, तो जीतेंगे ही। तो इस में थे। और दूसरा के अर्थाभाव भी रहा, क्योंकि पैसा अगर हमें ये लगा कि 50,000 और रुपये और खर्च कर 2 गाड़ी और डाल देते तो हम चुनाव दोनों जीत जाते, लेकिन उतना मैनेज नहीं कर पाया। 2 गाड़ी कैसे? गाड़ियाँ मतलब जीपें, चुनाव प्रचार के लिए। मांग तो सब जगह थी, तो जैसे कुछ जगह बुद्धि में भी नहीं कर पाए, एक जीप डालना थी, एक आध जगह और एक आध जीप डालना थी, तो 50-60 हज़ार रुपये खर्च में उससे बहुत सस्ता काम था सब, तो उतने में तो हम चुनाव जीत जाते हैं। शिवराज जी उस समय विद्यार्थी परिषद में रहे होंगे? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। नहीं, शिवराज जी जब आपने दूसरा चुनाव लड़ा? शिवराज जी तो उस वक्त तो अब नई राजी, वो भी मीसा में ही थे, और शुरू में तो वो संभाल रहे थे, वो एक शालिग्राम जी श्रीवास्तव थे, वहाँ से एमएलए थे बुधनी के। तो पहला चुनाव तो 77 का ठीक हो गया जब तक शालिग्राम जी थे। फिर शिवराज जी के हाथ में कमान सौंपी तो शालिग्राम जी नाराज हो गए, तो ये भी एक कारण बना। लेकिन पैसा की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस, ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे कि वो चुनाव हार गए दोनों। फिर चौथा चुनाव लड़ा 89 में। 89 वही जिनसे हारे थे वही हमारे मुकाबले में थे, पिता भानु शर्मा। तो वो भी बड़ा दिलचस्प चुनाव था। पहले तो टिकट की झंझट थी, क्योंकि स्थानीय लोग में एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी था जो ये कहता था कि ये तो 2 बार हार चुके हैं, तो बदला जाए, किसी और को मौका दिया जाए। तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जीतने वाले को मौका दीजिए। तो मुझे पटवा जी ने और कुशवाहा ठाकरे जी ने पूछा कि कौन जीत सकता है। मैंने कहा जीत सकते हैं, ये बात सही है कि मैं 2 बार हारा हूँ, तो ये माइनस पॉइंट तो है, लेकिन स्थानीय में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो जीत सके, मुझसे ज़्यादा वोट ले सके। अगर आप अटल जी को या राजमाता जी को यहाँ से लड़ाएंगे तो चुनाव जीत लेंगे अपन। तो कहने लगा वो संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे ही लड़ाया दोनों बार। मैंने कहा मेरा आग्रह नहीं है बिल्कुल भी, आप बदल सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन जीतना है तो बाहर के किसी अच्छे उम्मीदवार, क्योंकि विदिशा में पहले बाहर के उम्मीदवार जीतते रहे थे। आपको अगर ध्यान होगा 67 में पहली बार यहाँ पर जनसंघ जीता, तो पंडित शिव शर्मा जीते थे यहाँ से। तब राजमाता जी जनसंघ में आ चुकी थी, और राजमाता जी की ही वो पसंद थी, वही बम्बई से लाए थे, आयुर्वेद के बड़े विद्वान थे,
और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए आयुर्वेद के वो व्यक्ति थे। तो वो चुनाव लड़े और जीते। इसके वो भी बाद जीते, रामनाथ गोयनका जी जीते। नहीं, 67 के बाद आया 71 में रामनाथ गोयनका जी। तब वो निरंजन वर्मा जरूर चाहते थे कि वो उनको टिकट दिया जाए तो वो लड़ेंगे। वो राज्यसभा में पहले पार्टी ने भेजा था उनको, उनका टर्म खत्म हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए हमें तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, पैसों की कमी है, इसीलिए बाहर से कोई ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो पैसा लगा सके। तो वो भी राजमाता जी की पसंद थी, रामनाथ गोयनका के। अच्छा। और रामनाथ गोयनका आए, वो भी चुनाव जीत के गए। पहली बार स्थानीय चुनाव मैंने लड़ा। मैंने ठाकरे जी से कहा कि रामनाथ गोयनका को अपन जिता तो लाया, सब कुछ किया, उन 5 सालों में एक बार भी विदिशा नहीं आए। अच्छा, एक बार भी नहीं आए। मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं आए कहीं? एक पूरे संसदीय क्षेत्र में कहीं नहीं आए, विदिशा भी नहीं है और कहीं भी नहीं आए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ये इससे तो जनता में नेगेटिव मैसेज जाएगा। नेगेटिव मैसेज गया है। नहीं तो कहने लगे अब तो हम लोकल ही लोग लड़ाएंगे, बाहर का नहीं लाएंगे। ये उन्होंने मन बना लिया था और इसीलिए मेरी पसंद की गई है। तो ये बाहर के उम्मीदवार यहाँ जीतते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस वक्त इसीलिए भी बाहर के हम पसंद करते थे कि पैसा यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो बाहर से हो जाएगा। तो इसीलिए फिर 89 के चुनाव में तो हम खड़े हुए। पैसा भी बम्बई से कुछ ज़्यादा इकट्ठे होकर आया, इस बार 8-9 लाख रुपए आ गया था। अच्छा। चुनाव तो 10 लाख के अंदर ही अंदर जीत लड़ा था, हम ज़्यादा लड़ा, बाकी स्थानीय इकट्ठा हो गया था। और वातावरण 89 का अच्छा था, काफ़ी अनुकूल वातावरण था और जीत भी पक्की सी लग रही थी। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार तो बहुत उम्मीद रख रहे थे कि वही जीत रहे हैं और उन्होंने जीत की खुशियाँ मनाने की तैयारी भी कर ली थी, गाड़ी घोड़े और जुलूस की तैयारी, ये वो सब। फिर मैंने प्रताप पानी जी बाद में जब एक बार ट्रेन में मिल गए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम वास्तव में तुम समझ रहे थे कि जीत रहे तुम? कह लगा हाँ, हम तो बिल्कुल यही समझ रहे थे कि हम जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे, और इसीलिए हमने तैयारी कर रखी थी। तो उनका आंकलन भी इतना गलत निकला। वो तो हम और ज़्यादा वोटों से जीते, 1,37,000 वोट से जीते वो चुनाव। हाँ, पहले से ही बड़ा हुआ चुनाव था। तो ये 89 का चुनाव जीते। लेकिन 89 का चुनाव वो भी आपको मालूम है चल ही नहीं ज़्यादा, वो तो 1.25 साल ही चला, 4.25 के बाद ही खत्म हो गया मामला। हालांकि 89 में जो है राम मंदिर आंदोलन जो है गति अपना पकड़ने लगा था उस समय। हाँ, गति पकड़ने लगा। 89 से फिर 90 दौर शुरू हो गया था। फिर रथ यात्रा बाद में निकली करी, वो अच्छा हो गया था। राम रथ यात्रा ने माहौल बहुत अच्छा कर दिया था। और फिर वीपी सिंह आए बाद में, उन्होंने मंडल और कमंडल सब चला। वो एक अलग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। अटल जी का विदिशा से खूब लगाव था, आप भी उनके करीबी थे, जो है उनसे जुड़ा कोई संस्मरण? अटल जी तो पहले आए थे तो निरंजन वर्मा जी को पार्टी में शामिल करने के लिए एक सभा हुई थी विदिशा में। वो हिंदू सभा में थे, निरंजन वर्मा बड़े नेता थे हिंदू सभा के, तो लाए थे, सभा करी थी। तो वो सभा में जो हिंदू सभा का ग्रुप शामिल नहीं हुआ, उन्होंने आरोप लगाया कि ये कबड्डी खेलने वाले क्या करेंगे। तो अटल जी ने सभा में ही भाषण में कहा था कि हम तो कबड्डी खेलते थे और खेलते ही रहते, अगर हिंदू सभा अपना प्रभाव दिखा पाती और परिणाम ला सकती होती तो हमको तो फिर इसीलिए राजनीति में आना पड़ा कि हिंदू सभा को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो अटल जी का भाषण तो खैर अलग होता ही था, लेकिन अटल जी की विदिशा में बड़ी मान्यता थी। और 67 का और जो चुनाव जीते वो राजमाता जी के प्रभाव से जीते, 67 का भी और 71 का भी। अटल जी का भाषण और राजमाता जी की भावना, लोगों का बड़ा आदर था राजमाता जी के प्रति। और जैसे ही 67 में आया पूरा दृश्य बदल गया। 62 में हम विधानसभा की 204 सीटें हुआ करती थी, 4 सीटें लड़े, लेकिन 4 सीटों में, चारों सीटों में जमानत जब्त हुई जनसंघ की, और इतने वोट भी नहीं मिले जितने खारिज वोट हुए, उससे भी कम वोट मिले। 4 तक की गिनती में मुश्किल से पहुंच रहे थे, 1000 वोट तक की,
ये स्थिति थी 62 में। और 67 में 66 में राजमाता जी आ गई थी, तो 67 में चारों सीटें जीत गए, चारों सीटें जीते। इतना प्रभाव उनका था। और वही पंडित शिव शर्मा को लाए, वही रामनाथ गोयनका को लाए। तो अटल जी और राजमाता जी, इन दोनों के प्रभाव से विदिशा गढ़ बन गया था। बीजेपी के बाद में हाँ, बीजेपी बाद में बीजेपी हो गई, पहले जनसंघ था। 67 में जनसंघ था, बहुत 71 में जनसंघ था। तो दोनों जनसंघ में, इसके बाद जनता पार्टी 77 में, और इसके बाद भाजपा। इस तरह से चुनाव हुए हैं। तो हमने तो चुनाव दीपक से भी लड़ा विधानसभा का, और हल्दर किसान से लड़ा 77 का चुनाव, और इसके बाद में कमल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े। तीनों पार्टी की चुनाव से लड़ चुके हैं। बाकी जो है उस समय लोकसभा की कार्रवाई बताते हैं जो है कि बहुत सुचितापूर्ण होती थी। जो आपने लोकसभा की कार्रवाई में बड़ा आनंद आता था। और बाकी ये हॉर्स ट्रेडिंग तो थी नहीं, खैर कुछ भी नहीं था कि इसको तोड़ो उसको जोड़ो, ये कुछ नहीं था। चुनाव में भी बहुत फेयर होते थे। कोई इस तरह का दारू या पैसा है, इसका कुछ काम नहीं था ज़्यादा। तो और वहाँ भी लोकसभा में भी नैतिकता का बड़ा ध्यान रखते थे। एक बदलाव जरूर आया कि 77 के पहले अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा था लोकसभा में। भाषण अधिकांश अंग्रेजी में होते थे, और अंग्रेजी वाले लोग ज़्यादा जीत के आते थे। 77 में चूँकि जनसंख्या की अच्छी संख्या जीत के आ गई थी, तो फिर हिंदी का चलन हुआ, हिंदी का चलन शुरू हुआ। तब भी अंग्रेजी बोलने वाले काफ़ी थे, लेकिन हिंदी का फिर चलन, समाजवादी लोग भी हिंदी में ही बोलते थे। कम्युनिस्ट पार्टियों के सांसद तो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करते थे। ज़्यादातर अंग्रेजी में बोलते थे। कांग्रेस के भी ज़्यादातर अंग्रेजी में बोलते थे, कांग्रेस के भी अधिकांश अंग्रेजी में बोलते थे। लेकिन भाषण में जो है, मैंने देखा कि आकर्षक भाषण जो थे, अंग्रेजी में तो अच्छा बोलते थे। एक शांति भूषण जी थे, वो लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कि वो पिटीशन लड़ी थी इनकी इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इंदिरा गांधी की सीट से बेदखल किया था उन्होंने। तो वो लॉ मिनिस्टर बने थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। मोरारजी देसाई भी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। और बाकी के भाषणकर्ताओं में अडवाणी जी अच्छे थे, अटल जी तो थे ही सुपर, डॉक्टर मुरली मनोहर जो अच्छे थे, जॉर्ज फर्नांडिस बहुत अच्छा बोलते थे, राजनारायण भी अच्छा बोलते थे। ये आकर्षक लोग थे भाषण में, इनका आकर्षण हुआ करता था। एक राज्यसभा में एक सोमपाल शास्त्री थे, वो भी अच्छा बोलते थे, वो कृषि मंत्री बने थे, वो राज्यसभा की बात है। अरुण शौरी राज्यसभा में थे, वो अच्छा बोलते थे। तो भाषण सुनने के लिए लोग आते। जब मान लो अटल जी का हुआ आया, जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ, ऐसे कोई भाषण हुआ, तो लोग पूरा हाउसफुल रहता था और सुनने में आनंद आता था। पेशे से आप वकील रहे हैं जो है, तो राजनीति में पदार्पण का कैसा रहा, वो थोड़ा सा सफर बताएं। देखिए, मेरा तो राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था, और कोई रुझान भी नहीं था इस तरह का। लेकिन मैं 11 साल की उम्र से ही संघ का स्वयंसेवक रहा। 1944 के आसपास, 45 में संघ का स्वयंसेवक बन गया था, और संघ का प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी था। और संघ के कारण से ही एक प्रकार से जनसंघ की शुरुआत, संघ वालों ने कहा कि आप जनसंघ की शुरुआत करो। यहाँ जनसंघ था नहीं, और जगह जनसंघ की स्थापना हो गई थी, लेकिन यहाँ जनसंघ की वैसे तो 1951 में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है 1958 में हुई। वो हम लोगों ने शुरू की, 5, 7, 10 लोगों को मिलकर करी थी। तो इस तरह से राजनीति में आना हुआ। और चुनाव लड़ने की तो मानसिकता ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि संघ के संस्कार ऐसे थे कि भाई दूसरों को मौका दो, उनको आगे बढ़ाओ, और अपन पीछे रह के पृष्ठभूमि में रह के काम करना चाहिए। तो 70 में पहला विधानसभा का उपचुनाव होना था। हालांकि 67 में भी विधानसभा की सीटें जीते थे, तब भी मुझसे कहा गया था, लेकिन मैं कहा नहीं, हम किसी और अच्छे उम्मीदवार को ढूंढेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि विदिशा
और बासुरा, ये 2 सीटें राजमाता को सौंपी गई थी। और कुरवाई और सिरोंज ये जनसंघ को सौंपी गई थी। बंटवारा हुआ था मतलब कौन कितनी सीटें लेगा। हालांकि चुनाव चिन्ह एक ही था दीपक का ही, लेकिन इस तरह से बंटवारा था। तो राजमाता जी का उम्मीदवार चुनने में हमने मदद की। और ठाकुर शंभू सिंह थे, राजा सब कहलाते थे वो। मैंने कहा इनको खड़ा करो तो जीत जाएंगे, तो उनको खड़ा किया यहाँ से। वासुदा से हीरालाल पिप्पल, वो कांग्रेस ही आए हुए थे, तो उनको ही राजमाता जी ने पसंद किया, तो हीरालाल पिप्पल जीते। और कुरवाई से, अगर आप कभी जानते होंगे, पत्रकारिता में अच्छा नाम था, नूतन करके, कृष्ण कुमार नूतन। वो पत्रकारिता करते थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मैं तो अब राजनीति में आऊँगा। तो मैंने कहा तुम कुरवाई में एक साल पहले से जम जाओ वहाँ पर। तो वो 1-2 साल पहले से जम गए, क्योंकि उनके पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे, तो कुरवाई में ही थे उनकी पोस्टिंग। तो मैंने कहा कुरवाई सीट ऐसी है, हमारे पास कोई नेता नहीं है वहाँ पर, और तुम वहाँ काम करो। तो वो अच्छे वक्ता थे, सूझबूझ के व्यक्ति थे, चूँकि पत्रकार थे तो वो सब बातें समझते थे, तो बोलते भी अच्छा थे। उन्होंने संगठन वहाँ जमाया, खड़े हुए, जीत गए। और जीते थे 67 में जीते वो। और दिलचस्प बात तो ये है कि सिरोंज में भी हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे उस वक्त। तो ठाकरे जी आए, भाई सिरोंज में किसको खड़ा करना। मैंने कहा देखिए ये रघुवंशी क्षेत्र है और किसी रघुवंशी को खड़ा करना चाहिए। तो कहने लगे कौन हो सकता है। तो मैंने कहा सबसे अच्छी प्रतिष्ठा और संपन्न व्यक्ति हैं वो मंगल सिंह करके एक है, उनको अपन खड़ा करें तो अच्छा रहेगा। तो ठाकरे जी आए और मंगल सिंह जी को हम ले गए अलग तालाब के किनारे। और मंगल सिंह तो हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे खड़ा मत करो, आप पैसा ले लो चंदे में, 50,000 लाख रुपए जो लेना हो ले लो, लेकिन मैं चुनाव ले लो। पढ़े लिखे थे नहीं ज़्यादा, चौथी 5वीं पढ़े होंगे। तो मैंने कहा नहीं तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और अब ठाकरे जी आए इतनी दूर से, अब तो इनकी बात तो रखनी पड़ेगी। खैर वो किसी तरह से खड़े हुए जीत गए, वो विधायक बन गए। साफा बांधते थे वो। बाद में उनका मर्डर हो गया। तो वो बड़ी दिलचस्प बात थी कि जो व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहता था वो खड़ा हुआ और जीत भी गया। और दिल से उसकी इच्छा नहीं थी खड़े होने की, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती खड़ा किया था। नूतन जी तो तैयारी से गए थे, गड़े हुए, ठीक था। तो वो समय भी एक था ऐसा। फिर आप जो है जनसंघ से आके जुड़ गए, फिर क्या हुआ? वह जनसंघ से हमने शुरुआत करी तो बहुत साधारण स्थिति थी। बहुत 8-10 लोगों ने शुरुआत की थी। कभी जुलूस निकालते थे तो 15-20 लोग हो जाते थे। बड़े मज़ेदार बात, एक बार कोई पानी की समस्या को लेकर जुलूस निकाला, जन समस्या थी, लेकिन वही 10-15 लोग, और पूरे शहर से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते हुए, नारे लगाते हुए कलेक्टर के यहाँ पहुँचे। तो कलेक्टर कहने लगे जुलूस क्या है, तो आप डेपुटेशन लेके जाते हैं यहाँ पर, इतने लोग तो डेपुटेशन में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में काम किया है। खुद ही फर्श बिछाते थे, तखत लाते थे, लाउड स्पीकर लगाते थे, भाषण भी खुद ही दो, सुनने वाले भी खुद ही हैं। ऐसी स्थिति में शुरुआत की थी। तो वो दिन वैसे ही थे। मैंने कहा ना 62 में परिणाम ऐसे 1000 वोट तक नहीं ला पाए हम विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे हमको। बड़ी मुश्किल से हमने इन लोगों को बनाया। एक सिरोंज में कोई जोशी जी थे, उनको खड़ा किया, ढूंढ ढांड के मुश्किल से राजी किया। ऐसे ही एक कुरवाई से हमने एक प्रताप सिंह दांगी को खड़ा किया। यहाँ हरिजन सीट थी, उस हरिजन को भी खड़ा किया। खड़ा चारों जगह किया, लेकिन वो चारों जगह की स्थिति बहुत खराब थी। राजमाता जी ने दृश्य बदल दिया, बिल्कुल एकदम से पलटा। और उनकी सभा भी बहुत अच्छी होती थी। अटल जी और राजमाता जी का बड़ा योगदान रहा है। और 89 में तो खैर फिर अच्छा सा सारा कुछ सब ठीक हो गया। अटल जी पहले खूब विदिशा भी खूब आते थे। अटल जी विदिशा आते रहते थे सब। विदिशा में हमने जो काम जमाया, एक तो इन दोनों का प्रभाव था ही, वो था ही, लेकिन सभाओं ने बहुत काम किया। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो एक तो जुलूस हर 2-3 महीने में एक साइकिल जुलूस निकाल ली, रैली। और दूसरी चीज़ है कि हर 2-3 महीने में एक सभा।
तो राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता ऐसा बड़ा नहीं छूटा था जिसके कि विदिशा में भाषण नहीं हुए हों। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, बलराज माधव थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जगदत्त शर्मा थे, जगन्नाथ जोशी थे। ये सब अच्छे भाषण करने वाले थे। भाई विदिशा राजनीतिक रूप से समृद्ध रहा है। इंदिरा गांधी भी यहाँ आई, राजीव गांधी भी जो है सेव आए थे अपने, जवाहरलाल नेहरू आए। हाँ जवाहरलाल नेहरू आए, राजमाता। राजमाता तो पहला एक चुनाव तो कांग्रेस ही जीती थी, राजमाता। विदिशा का पहला संसद का चुनाव जो है 1951 का चुनाव जो है वो हिंदू सभा जीती थी यहाँ। हाँ, हिंदू सभा का कैसा प्रभाव था पहले यहाँ? वीजी देशपांडे, अगर आपने नाम सुना होगा, विष्णु घनश्याम देशपांडे, वो पार्लियामेंट में जीते यहाँ से, लोकसभा में। उसमें जनसंघ तो थी नहीं, खैर। तो दबदबा ऐसा ही था। विदिशा राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक भी रहा है। एक ही विधानसभा में मुख्यमंत्री विदिशा का, नेता प्रतिपक्ष विदिशा का, और स्पीकर विदिशा का। कौन कौन थे? मुख्यमंत्री थे बाबू तख्तमल जैन जी, ठीक है। प्रतिपक्ष के नेता थे निरंजन वर्मा, और स्पीकर थे बाबू राम साय जी, और शिक्षा मंत्री सुन्नू लाल जी। ये बड़ा दबदबा था, इतना दबदबा था विदिशा का। अटल जी का यहाँ चुनाव लड़ने का भी एक किस्सा है जी। और 89 का चुनाव 1.25 साल में खत्म हो गया, भंग हो गई। हाँ, चंद्रशेखर वगैरह सब प्रधानमंत्री पद बना के सब खत्म हो गया कुल मिला के। तो मेरा चुनाव होना था, मेरा टिकट घोषणा कर दी, केंद्रीय स्तर से घोषणा हो गई और अधिकतर रूप से घोषणा हो गई। मैंने फॉर्म भी भर दिया। फिर ठाकरे जी और पटवारी जी ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि विदिशा से अटल जी को सेफ सीट चाहिए हिंदुस्तान में। लखनऊ से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए थोड़ी सी रिस्क है, कहीं हार गए और अगले होने वाले अपने प्रधानमंत्री हैं, तो उनको कोई सेफ सीट चाहिए। तो मैंने कहा इसमें क्या सोचना, विदिशा से कोई ज़्यादा सेफ है नहीं। तो कहना तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भरा गया। मैंने कहा मेरा क्या होगा, मैं वापस ले लूँगा। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि अटल जी विदिशा से लड़े। तो अटल जी से कहा गया कि विदिशा से भी आप भरो फॉर्म। तो अटल जी ने स्वीकार कर लिया। और लेकिन ये तय हुआ कि इसको बताना नहीं है, डिक्लेयर नहीं करना, ऐन वक्त पे ही आखिरी दिन भरेंगे फॉर्म जी। ये तय हुआ। अगर आखिरी दिन तय होना तो फिर उन्होंने कहा तुम अपना प्रचार जारी रखो। तो हमारे लाउड स्पीकर घूमते रहे, बॉल राइटिंग होती रही, कार्यकर्ता घूमते रहे। हमने कार्यकर्ताओं किसी को नहीं बताया आखिरी दिन की तैयारी के लिए। मनोबल टूट जाता कार्यकर्ताओं को एकदम से। इसलिए गोपनीय रखा गया था कि ये अंदेशा था कि कांग्रेस ये हरकत कर सकती है कि यहाँ से माधवराव सिंधिया खड़ा कर दे, क्योंकि ग्वालियर से हार चुके थे माधवराव सिंधिया से अटल जी। तो इसलिए विदिशा में ऐसा हो सकता है। तो माधवराव सिंधिया खड़े होंगे तो अटल जी को मुश्किल जाएगी। तो इसलिए गोपनीय रखने का तय हुआ था। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था कि जब ग्वालियर से वो हारे थे अटल जी, तो मैंने उनको एक पत्र लिखा। मैंने कहा कि आपके हारने से कार्यकर्ता बहुत दुखी है और इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। भविष्य में आपसे निवेदन है कि अगर कभी मध्य प्रदेश से खड़ा होना है तो आप विदिशा से चुनाव लड़ना और कहीं से मत लड़ना। आप आएंगे या नहीं आएंगे, खाली एक बार आ जाएंगे, चुनाव जिताने की गारंटी हमारी रहेगी। तो ये अटल जी ने इस पत्र का उल्लेख वासुदा की सभा में किया। मुझे पत्र याद था और इसीलिए मैंने स्वीकृति दे दी कि मैंने कहा नहीं, विदिशा से लड़ेंगे। विदिशा से लड़े, 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते, अच्छे वोटों से जीते। हालांकि बाद में उन्होंने सीट छोड़ दी थी, विदिशा से सीट छोड़ दी थी। वो तब भी मैंने कहा कि आप बड़ी मुश्किल से तो विदिशा में आप आए हो। तो कहने देखो भाई राघव जी, ऐसा है कि लखनऊ और विदिशा में बड़ा फर्क है। विदिशा में 1500 गांव हैं, लखनऊ अकेला एक ही शहर है। मैं महीने में एक बार जाके एक सभा कर दूंगा, पूरे क्षेत्र का दौरा हो गया। मुझे पूरे देश भर का काम संभालना पड़ता है।
तो इसलिए आप मुझे अनुमति दे दो, लखनऊ से रहने दो, आप यहाँ पर दूसरा मिला। सांसद वाणी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे विदिशा के पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले राघव जी भाई। और ढेर सारी बातें उनसे आज हमारी हुई। उन्होंने बताया कि कैसे उस दौर में संसद चलती थी, क्या कुछ चुनाव लड़ने के लिए काम होता था, किस तरह से नेता विदिशा आते थे, विदिशा के लोगों की राजनीतिक जागरूकता कितनी ज़्यादा थी, वो सब उन्होंने बताया। नमस्कार।